नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम लोग दोबारा से मिक्स सीरीज का दूसरा क्लास लेके आए हैं। पहला क्लास हो चुका है, उसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था और आज से हम लोग जो है इस सीरीज का नाम रखने जा रहे हैं प्रैक्टिस एट 20 और उसका ये दूसरा क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग यूपीएसआई में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने अब तक पहला वाला क्लास नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की श्रृंखला में कौन से प्रश्न रखे गए हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न आपका कह रहा है, और ये जो प्रश्न है ये कोई प्रश्न, इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें एक भी प्रश्न जो है ऐसे नहीं है कि मैंने स्वयं से बनाया हुआ हो। इसमें जितने भी प्रश्न को शामिल किया गया वो सारे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। जैसे ये वाला जो प्रश्न है वो यूपीएसआई ऑनलाइन परीक्षा 19 दिसंबर 2017 को पूछा गया था। तो इसमें कठिन और आसान वाली कोई दिक्कत है नहीं, मतलब कि प्रश्न आसान है या प्रश्न कठिन है, ये सारे प्रश्न वही हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए। ठीक है, तो जैसे ये वाला प्रश्न है, प्रश्न में कह रहा है कि इस वाली संख्या में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई संख्या बनती है तो जो संख्या होती है उसमें जो अंक होते हैं, अंक दो तरीके से वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्या होता है समझते हैं हम लोग, जब भी कोई संख्या बनती है तो संख्या के जो अंक होते हैं, संख्या में प्रयुक्त कोई भी अंक दो प्रकार के मान रिप्रेजेंट करता है। एक उसका प्लेस वैल्यू होता है, यानी कि उसका स्थानीय मान होता है, और एक उसका अंकीय मान होता है। स्थानीय मान का मतलब क्या हुआ, जो स्थानीय मान होता है वह अंक किस स्थान पर प्रयोग हुआ है उसके आधार पर उसका मान बदल जाता है। लेकिन जो उसका अंकीय मान होता है, जैसे हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। तो जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा समान रहती है। जैसे अगर हम इस वाले अंक में देखें 7, तो 7 की जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है वो समान रहेगी। वो इसकी प्लेस वैल्यू भी 7 है और इसकी फेस वैल्यू भी क्या है, 7 ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम 8 की बात करें, 8 अगर हम 8 की निकालें, 8 की हम लोग क्या करें, 8 की अगर हम लोग निकालें फेस वैल्यू, तो जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा समान ही रहती है, यानी कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। लेकिन अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें, बताया जाए, बताओ इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 होगी और इससे पहले जितने अंक हैं उतने ही 0 हो जाएंगे। यानी कि इसकी जो उधर दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो तो 8 ही रहेगी, लेकिन अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 80, क्योंकि ये इकाई का अंक होता है, ये दाही का अंक होता है। दाही का अंक मतलब हो गया कि अंक इंटू 10, अंक इंटू 10। जैसे अगर हम 9 के लिए निकालें, तो जो 9 की फेस वैल्यू होगी, जो 9 की फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। क्या मतलब होता है, अंकीय मान। तो इसका जो अंकीय मान होगा, ठीक है, अंकीय मान क्या होगा तो आप बताएंगे, ये तो जितना अंक होता है उतना ही रहता है, तो ये हो जाएगा 9। लेकिन अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान इस आधार पर डिपेंड होता है, या इस आधार से तय होता है कि वह किस स्थान पर आया है। तो ये देखो किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये सैकड़े के स्थान पर है। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा 9 इंटू 100 करके। ठीक है, कैसे बनेगा, 9 इंटू 100 करके, तो ये रहेगा कितना, 900। कुछ बात समझ में आई। तो ऐसे ही हमसे पूछा गया 5 के लिए, हमसे पूछा गया बताइएगा 5 का प्लेस वैल्यू और 5 का जो फेस वैल्यू है उसका डिफरेंस क्या होगा। तो 5 का अगर हम निकालें प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, तो हम लोग निकालते हैं 5 का स्थानीय मान। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा भाई, स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होगा, तो आप बताएंगे 5 के पीछे जितने अंक है उतने 0 लगा दो। तो कितने 0 लगेंगे भाई, 4 अंक है तो लगेंगे 4 0। ठीक है, 4 0। और 5 का कौन सा मान कह रहा, अंकित मान। ठीक है, अंकित मान या अंकीय मान एक ही बात होती है। तो इसका अंकित मान क्या होगा, अंकित मान तो 5 ही होगा, बस इसी का डिफरेंस पूछा है। तो आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो आप कैरी लेंगे। यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा है 9, फिर यहाँ कितना बचा है 9, फिर यहाँ कितना बचा है 9, और यहाँ कितना बचा है 4। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया,
49,99,5, 49,99,5। तो आप इसी को बना लीजिएगा आंसर, ठीक है। 49,99,5, देखो 49,99,5 कहाँ पर लिखा हुआ है, बी पर। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो समझ में आया, किसी भी संख्या में जो प्रयुक्त अंक होता है वह दो प्रकार की वैल्यू रखता है। एक होता है उसका स्थानीय मान और एक होता है उसका अंकित मान। अंकित मान जो होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। और जो स्थानीय मान होता है वो अंक किस स्थान पर प्रयोग हुआ है इस आधार पर बदलता रहता है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न भी पहले वाले प्रश्न की तरह ही है। कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना है, यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो पिछले वाले प्रश्न की तरह ये प्रश्न भी हमें बनाना है। तो इस प्रश्न में क्या है भाई, तो पहले तो हमें वही संबंध बताना पड़ेगा कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है किसके, बराबर होता है भाजक, है ना, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है और भाजक क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर सीधा प्रश्न बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भाजक भागफल का 11 गुना है, यानी कि इसका भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। तो शेषफल हमारा दिया गया है कितना, कह रहा और शेषफल 9 है। तो हम यहाँ से पहले लिख लेते हैं 9, और इसका 22 गुना है, इसका 22 गुना है क्या भाजक, तो हम इसका 22 गुना बना देते हैं। इसका 22 गुना बनाइएगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 198। और कह रहा है ये जो भाजक है वो इस वाली संख्या का था 11 गुना। तो अगर इस वाली संख्या का 11 गुना था तो ये संख्या कितनी थी, तो 11 किसमें भाग दे दो, तो 11 एकन 11, है ना, 11 अट्ठे 88, यानी कि ये संख्या कितनी निकल आई 18। तो अब हमें ये पता लग गया कि हमारा जो भाजक है ना, हमारा जो भाजक है, ठीक है, भाजक, हमारा जो भाजक है, ठीक है, भाजक वो है 198, हमारा जो भागफल है वो है 18 और हमारा जो शेषफल है वो है 9। बस अब हम यहीं से हल कर लेंगे। तो हमारी संख्या बनेगी 198 इंटू 18 प्लस 9। इसे हल करिएगा, 18 के इसमें गुणा कर दीजिएगा, तो 18 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 18 अट्ठे 144, हासिल कितनी हो गई, हासिल हो गई आपकी 14, और फिर 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 162, ये आ गया आपका कितना 176, यहाँ पर कितना आ गया 6, हासिल कितनी हो गई 17। अब 18 एकन 18 और 17 कितना हो गया 35। तो संख्या आपकी बनी 35 64 प्लस क्या हो गया 9, तो 9 इसमें जोड़ दीजिएगा तो आ गया आपका 35 73, ठीक है। यानी कि राइट आंसर आपका कौन सा बना 35 73, यानी कि राइट ऑप्शन आपका बना ए, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न फिर से देखो आ गया है, तो हम लोग इसको बना के देखते हैं भाई कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें वही समझना है कि इनमें आपस में संबंध क्या होता है। तो संबंध क्या होता है, संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू इंटू क्या होता है भागफल, इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल, ये संबंध होता है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भाजक जो है, भाजक भागफल का 6 गुना है, भागफल का कितना गुना है 6 गुना है, और शेषफल का कितना गुना है, कह रहा शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 12 है तो ये वाली संख्या दी गई है कितनी 12, तो 12 का 5 गुना यानी कि 12 पंजे 60, और ये वाली जो संख्या है इसकी कितनी गुनी है 6 गुनी है, तो 6 का इसमें भाग लग जाएगा, ये संख्या कितनी आ गई 10, यानी कि भाजक आपका कितना है 60, भागफल है आपका 10 और शेषफल कितना है 12। तो ये तो सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बन गया भाई, आपका बना 60 इंटू क्या रहा 10 प्लस क्या रहा 12, यानी कि कितना आ गया 612, कितना बना 612। तो आंसर आपका क्या रहा बी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्लास।
अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो पर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और ये क्लास अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका लासा मासा से। दिया गया है कि 5/4, 5/7, 5 और 4/7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, आपने लासा मासा पढ़ा होगा, है ना। मासा क्या होता है, मासा क्या होता है, तो आप बताएंगे मासा क्या होता है। तो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है। और एक होता है लासा, लासा पा। तो लासा क्या होता है, तो बताएंगे लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है। और इन्हीं से बना हुआ है ये वाला प्रश्न। और इसमें क्या है, इसमें है भिन्नों का, हमें क्या निकालना है, लासा। तो जब हमें भिन्न का लासा निकालना होता है तो भिन्न का लासा कैसे निकलता है, तो भिन्न का लासा निकलता है अंशों का लासा, सॉरी अंशों का, हमें मासा निकालना है ना, तो अंशों का हो जाएगा मासा। जो चीज हमें निकालनी होती है वो हमेशा अंशों पर होगी, और हर का क्या हो जाएगा, हर का हो जाएगा लासा, ठीक है। अगर हम लासा निकाल रहे होते तो हो जाता अंशों का लासा बटे हर का मासा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा। तो हो जाएगा अंशों का मासा बटे हर का लासा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऐसी संख्या जो 4, 5 और 4 से विभाजित हो। ऐसी ऐसी संख्या निकालनी है जो 4, 5 और 4 से विभाजित हो या को विभाजित करे। तो आप बताएंगे मासा निकालना है, मासा इसका मतलब को विभाजित करे नहीं, से विभाजित हो। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4, 5 और 4 को विभाजित करे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 को विभाजित करे, 5 को विभाजित करे और 4 को बड़ी से बड़ी, तो आप बताएंगे ऐसी एक ही संख्या है, वो क्या है, एक है। तो बटे में एक आएगा, मतलब ऊपर जो होगा वो एक आएगा। इसका मतलब आंसर ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब आंसर इसमें से कोई एक बनेगा। अगर मान लो एक ही में होता तो हमें पूरा हल ना करना पड़ता। अब हम लोग इसे पूरा हल करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो हर है उनका निकालना है लासा, यानी कि 5, 7 और 7, है ना। यानी कि ऐसी संख्या जो 5, 7 और 7 से विभाजित हो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या। तो क्या होगी, तो होगी 7 पंजे 35, यानी कि राइट आंसर क्या बना, सी वाला। यानी कि ये भी अब आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ बात समझ में आई। मासा क्या होता है, तो मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। और लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, ठीक है। बस ये बात अगर पता रहेगी तो आंसर देखो। लासा और मासा के जो प्रश्न होते हैं इसमें आप मान के चलिएगा कि 95% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा ऑप्शन से बन जाते हैं। तो हम लोग भी इसमें ऑप्शन से ही बनाना सीख लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न भी पहले वाले की तरीके से है ना। कह रहा है 9/10, 12/25 और 13/35 और 21/40 का मासापा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, मासा। तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि जो भिन्नों का मासा होता है, जो भिन्नों का मासा होता है, भिन्नों का मासा, तो भिन्नों का मासा कैसे निकलता है, तो आप बताएंगे अंशों का मासा क्या होता है, अंशों का होता है मासा, और हर का क्या होता है, हर का होता है लासा, ठीक है। हर का लासा होता है, हर का लासा होता है। तो हम पहले मासा निकाल लेते हैं किसका, 9 का, 12 का, 13 का और 21 का, ठीक है। देखो अगर कोई अभाज्य संख्या मासा में शामिल है, अगर जो जिन संख्याओं का आप मासा निकाल रहे हैं उसमें कोई अभाज्य संख्या शामिल है तो इसका मतलब उसका मासा 1 आएगा, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव क्या होता है, 1 होता है, और लासा सदैव उनका गुणनफल होता है, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब इसका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या 1 होनी चाहिए। सिर्फ 1 में ही है तो यही क्या हो गया, आंसर। अब देखो इसमें एक केवल एक ही में तो है तो यही हो गया आंसर। अब आपको इसे पूरा करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब आपकी इच्छा हो तो आप क्या करिएगा, 10, 25, 35 और 40 का लासा निकाल लीजिएगा, नहीं तो निकालने की जरूरत है नहीं। और ये यूपीएसआई 2017 वाली परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का मासापा 29 है और उनके लघुत्तम समावर्त के दो अन्य विभाजक 23 और 25 है, उनमें से बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो एक बात समझिएगा, अगर किसी संख्या का मासा दिया गया है, अगर हमें क्या दिया है, किसी भी संख्या का मासा दिया गया है, मासा दिया गया है, तो हम मासा से क्या कर सकते हैं भाई? तो आप बताएंगे, जैसे हमें किसी संख्या का मासा दिया गया है, कितना दिया गया है? 29, और उसके दो हमें विभाजक दिए गए हैं, विभाजक हमें दिए गए हैं, उसके दो विभाजक कौन कौन से दिए गए हैं? तो एक उसका विभाजक दिया गया है हमें 23 और एक उसका हमें विभाजक दिया गया है कितना? 25। तो कह रहा बताओ उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो जो दो विभाजक दिए जाते हैं उनमें हमें ये चेक करना होता है कि इनमें कोई कॉमन गुणांक तो नहीं है। कॉमन गुणांक का मतलब कोई एक ऐसी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को काट तो नहीं रही है, नहीं काट रही है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 23 और 25 दोनों को काट रही हो। तो ऐसे में बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या होगी मासा इंटू बड़ा गुणांक, और छोटी संख्या होगी मासा इंटू छोटा गुणांक। हमसे क्या पूछी गई है? हमसे पूछी गई है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या होगी मासा, मासा मतलब 29 इंटू बड़ा गुणांक मतलब 25। बस इसी को हल कर लो। तो हल करेंगे तो 25 निम्मा 225 की 5 हासिल 22, 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50 और 22 कितना हो गया? 72। तो कितना बना? तो आप बताएंगे बना 725। यानी कि बड़ा गुणांक क्या होगा? हाँ, बड़ी संख्या क्या होगी? 725 होगी। अगर छोटी पूछी गई होती तो हो जाती मासा इंटू छोटा गुणांक। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि इसमें कुछ भी संख्या कॉमन ना हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो प्रश्न कह रहा है a अनुपात b और b अनुपात c, है ना, दिया गया है, आपसे पूछ रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a क्या होगा, और ये भी 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो समझिएगा अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है भाग, यानी कि एक संख्या का मान कितना होने पर दूसरे का कितना होगा, यह अनुपात बताता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात 3। ठीक है, और फिर दे रहा है कि बी अनुपात जो सी है, बी अनुपात सी क्या है? तो कह रहा है कि जो बी अनुपात सी है वो है 3 अनुपात 7। एक बात समझिएगा, इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? तो कॉमन है बी के सापेक्ष ही दोनों अनुपात बने, और बी का मान दोनों बार क्या है? समान है। तो हमें इसमें अनुपात बनाने की कोई जरूरत है नहीं। अगर मान समान है कॉमन वाले अंक का या कॉमन वाली संख्या का, तो अनुपात सेम ही होते हैं। तो ये हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात क्या हो गया? 7। और अगर समान ना होते तो आप बताएंगे जो संख्या समान होती है उसी के सापेक्ष हम लोग गुणा करके निकाल लेते हैं, यानी कि इसका इसमें गुणा, इसका ऐसे गुणा और इसका इधर से गुणा करते हैं तो निकल आता। ठीक है, इसके और भी कई तरीके हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप लिखते ए अनुपात बी, ठीक है, और बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना दिया गया है? ए अनुपात बी दिया गया है 2 अनुपात 3, ऐसे लिख लेते हैं। फिर लिखा गया है बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी यानी कि 3 अनुपात ये क्या दिया गया है? बी अनुपात सी 3 अनुपात 7 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7। अब एक संख्या ये वाली खाली है और एक संख्या ये वाली खाली है, तो होता क्या है कि इस वाली संख्या को यहाँ बढ़ा दिया जाता है, यहाँ हम लिख देंगे 3, और ये वाली संख्या को यहाँ बढ़ा देंगे, इसे भी लिख देंगे 3, और इसे हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। लेकिन आप देखेंगे ये सभी संख्या क्या है? 3 से विभाजित है। कितनी बार में? तो आप बताएंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो कुल मिला के अनुपात क्या रहा? 2 अनुपात 3 अनुपात 7 ही रहा। तो वो या तो हम यहीं से समझ लें कि जो संख्या कॉमन है अगर उसका मान समान है तो अनुपात सेम ही रहने वाले हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आना है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमसे ये अनुपात नहीं पूछा, हमसे पूछा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए। तो देखो a प्लस बी बनाओ आप, a प्लस बी यानी कि a का मान और b का मान, तो a प्लस बी कितना रहा? 5। फिर b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना रहा? तो रहा b प्लस सी रहा 10। फिर क्या है? फिर है c प्लस ए, तो c प्लस ए देखो कितना रहा? c प्लस ए रहा 9। तो हो गया 5 अनुपात 10 अनुपात 9। ठीक है, ऑप्शन में है? आप बताएंगे बिल्कुल है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो बी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये भी 2017 यूपीएसआई में पूछा गया था प्रश्न है ना? कैसे पूछा गया था भाई? अनुपात आपको सिर्फ बताना है।
किसका किसका अनुपात बताना है, कह रहा है 33 किलोमीटर का अनुपात बताना है किसके साथ में, 121 के साथ में। ठीक है, बस इसमें अनुपात बनाते समय ये याद रखना है कि जो यूनिट है वो समान होनी चाहिए। यहाँ किलोमीटर है और यहाँ भी क्या है, किलोमीटर है। अगर ये किलोमीटर में ना होती, 1 किलोमीटर में होती, 1 मीटर में होती, तो या तो हम दोनों को मीटर में बदल लेते या तो दोनों को किलोमीटर में। लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि दोनों दिए गए हैं कैसे, किलोमीटर में, है ना। और दोनों किलोमीटर में दिए गए हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हमें केवल अनुपात ही बता देना। तो इसे काट दो, 11 से ये कट गया 3 बार में, और 11 से ये कट गया आपका 11 बार में, यानी कि आंसर क्या आ गया, 3:11। 3:11 है किसी में, हाँ आप बताएंगे पहले वाले में, तो यही क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का संशोधन चाहते हैं ना, आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो सुझाव आपके आमंत्रित हैं, आप कमेंट करिएगा, हम लोग वो सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है आपका परसेंटेज से। कह रहा है कि 360 है ना, 360 के मतलब या का मतलब होता है गुणा 200%, मतलब 200% मतलब 200/100 का 150% मतलब 150/100 का कितना 40% का 40%। ठीक है, का कितना 30%। ये आपसे पूछा गया, कह रहा का मान क्या होगा। तो इसे हल कर लो भाई। कैसे हल करोगे, तो सबसे पहले जीरो ही गिन डालो कितने हैं, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो से 6 जीरो उड़ा दो पहले, 1 2 3 4 5 6, है ना। बटे में 100 रह गया, तो इसका मतलब है कि 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है बस। अब इनका गुणा कर दो। ठीक है, इनका सबका क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 36 दूनी 72। ठीक है, इंटू ये क्या बचा हुआ 15 चौकू 60, 15 चौकू 60 हो गया, है ना। और 60 का 3 में गुणा हो गया, यानी कि ये कितना आ गया 180। ठीक, 180 बटे क्या रहा हुआ है 100। बस इसे हल कर लो। तो इसे हल करोगे तो देखो 18 दूनी कितना हो गया, 18 दूनी 36 का 6। ठीक है, हासिल कितना हो गया, हासिल हो गया आपका 3। ठीक है, अब आप करिएगा 18 सत्ते, 18 सत्ते कितने होते हैं, 18 सत्ते कितने होते हैं। चलिए, सीधा नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग से इसका गुणा बना लेते हैं। 180 का गुणा करना है हमें किसमें, 72 में, सॉरी हमसे तो केवल 72 का गुणा करना है किसमें, 18 में। तो 18 का कर लेते हैं गुणा, 8 दूनी 16 का 6, हासिल कितना हो गया, हासिल हो गया 1। और 8 सत्ते 56 और 1 कितना हो गया 57। ठीक है, इधर मैंने 1 से गुणा कर दिया तो ये आ गया आपका 72 ही पूरा। तो 6 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 9 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 12। ठीक, और 1 जीरो पहले से था तो ये आ गया कुल मिला के। ठीक है, तो इसका कितना आया है, इसका आया है 12 9 और 60 बटे में क्या रहेगा 100। अगर बटे में 100 रहेगा तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, आ गया 129.6। तो 129.6 क्या किसी में लिखा हुआ है, आप बताएंगे हाँ बिल्कुल। किसमें लिखा हुआ है, ए में। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। कह रहा है x का 20% y के 15% के बराबर है, यदि y का मान 260 है तो x का मान क्या होगा। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है x का, क्वेश्चन कह रहा है x का कितना 20%, तो x का 20% मतलब 20/100 बराबर है किसके, कह रहा है y के 15% के बराबर है, तो y का हो गया 15%। तो इसने कहा कि यदि y का मान कितना है 260 है, यानी कि हमें क्या करना था, y की जगह 260 लिख देना है। y की जगह कितना लिख देना है 260। तो आपसे पूछा बताओ x का मान क्या है, तो हल कर लो भाई। तो ये तो 100 से 100 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया कितने बार में 13 बार में, 2 से कितनी बार में कट गया 13 बार में कट गया भाई। 13 किसमें गुणा कर दो, तो 15 तिया 45 की 5 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 कितना हो गया 19, यानी कि x बराबर कितना आ गया 195। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। कौन से वाले में, सी वाले में। तो ये भी आपका आंसर हो गया सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई आपका, तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि
162 162 में घड़ी बेचकर किसी व्यक्ति को 24% की हानि हुई तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको लाभ हानि का चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया और उसमें मैंने बेसिक्स में आपको एक बात बताई थी कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हम लोग 100 मान सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को हानि पर बेचता है इसका मतलब वो 100% से माइनस में वस्तुओं को बेच रहा है, और अगर लाभ पर बेचता है तो इसका मतलब वो 100% प्लस पर बेचता है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग इसे बना लेते हैं। अगर 24% की हानि पर बेचा है, कैसे बेचा है, बेचा है 24% की हानि पर, तो 24 घटा दो 100 में से कितने में बेचा है, कितने में बेचा है, 76% में। तो आप बताएंगे जो ये मान दिया गया है कितना, 16,264, ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा 76 के। ठीक है, तो 76 से इसमें भाग कर देंगे और 100 से कर लेंगे गुणा, बस इसी को हल कर लो। ठीक, तो पहले हम इसे काट लेते हैं किससे, 4 से। 4 से हमने इसे काटा तो ये कितनी बार में कट गया, तो ये कटा 4 एकन 4 और 4 निम 36 यानी कि 19 बार में। 4 से हमने ऐसे काट लिया तो ये कटा 4 चौकू 16, फिर 0 है ना, फिर 4 छंग 24 और फिर 4 छंग 24। ठीक है, अब मैंने ऐसे 19 से ही काट दिया सीधा, तो मैंने ऐसे काटा 19 से, तो कटा ये 19 दूनी 38 बचा 2 हो गया 26, 19 एकन 19 बचा 7 और फिर 19 तिया 76। ठीक है, 3 बार में, सॉरी 19 चौकू 76 होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 19 चौकू 76 होते हैं। तो ये बन रहा है कैसे, हाँ ये कटा आपका 19 दूनी 38, और यहाँ कितना था, यहाँ 6 था, यहाँ भी 6 था ना, तो ये कटा आपका 19 दूनी 38 बचा 2 हो गया आपका कितना 26, तो 19 एकन 19 बचा कितना 7 हो गया 76, 19 चौकू 76 और इसमें 100 से हो गया गुणा, तो कुल मिला के कितना आ गया 21,400। देखो ऑप्शन में है 21,400, हाँ है, इसका मतलब आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अगर सही ना होता तो हम लोग कैलकुलेशन को एक बार फिर से चेक करते। ठीक है, क्योंकि मेथड तो सही है, गलती होने की जो संभावना है वो कहाँ पर है, कैलकुलेशन में। तो ये आपका आंसर बनेगा। अब ये बात आप समझते रहना कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है उसे हम हमेशा 100% मानते हैं। अगर कोई वस्तु हानि पर बेची जाती है तो इसका मतलब वो 100% माइनस पर है, और अगर लाभ पर बेची जाती है तो इसका मतलब वो 100% प्लस पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न है आपका कि जब एक डेटा कार्ड को जब एक डेटा कार्ड को 15,875 रुपए में बेचा जाता है तो 27% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे बना रहा है, 27% के लाभ पर, तो 27% के लाभ का मतलब क्या बना कि कोई वस्तु जो आपने खरीदी है वो कैसे रही होगी, वो रही होगी 100 की, और 27% लाभ का मतलब कितने में बिकी होगी, 127% में। तो ये 127% बराबर दिया है, आपसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपसे 100% बराबर पूछा है। तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं से करिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और बताइएगा जरूर। ठीक, और बताइएगा जरूर भाई, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो एक बात तो एक समझिएगा आप, साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज का एक खासियत ये होती है कि जो ब्याज की गणना होती है वो सभी वर्षों के लिए केवल और केवल मूलधन पर करी जाती है। इसी की वजह से क्या होता है कि प्रति साल जो ब्याज के रूप में रुपया प्राप्त होता है वो समान रहता है। ठीक है, कैसे रहता है, समान, और ब्याज की प्रतिशत मात्रा भी समान ही रहती है। ठीक, तो इसे बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो कह रहा 10% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज पर दिया गया है एक निश्चित राशि और वो दोगुनी हो जाती है, दोगुनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे में आपको मान लेना है कि जो आपकी धनराशि है वो कितनी है, मैंने कहा मान लेते हैं 100 है। ठीक है, अब कह रहा 10% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो मैंने कहा चलिए इसे मैं दोगुनी बना लेता हूँ। अगर दोगुनी होगी तो 2 से इसमें गुणा कर दो, यानी कि राशि कितनी हो जानी चाहिए, 200। अगर राशि 200 हो जानी चाहिए थी तो हमें ब्याज कितना मिलना चाहिए था, तो आप बताएंगे हमें ब्याज मिलना चाहिए था 100 रुपया, और ब्याज है कितना एक साल का 10%। अगर हम 100 का 10% निकालेंगे तो एक साल का ब्याज कितना बनेगा, 10 रुपया। हमें ब्याज कितना चाहिए,
100 रुपया। अगर 1 साल का ब्याज 10 रुपया है तो 100 रुपया हमें कितने साल में मिलेगा? 10 वर्ष में मिलेगा। बस आपका हल हो गया, हमें और कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ बात समझ में आई कि नहीं? बहुत आसान प्रश्न है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये तो देखो 2 बार पूछा जा चुका है, मतलब 2017 में भी पूछा गया था, और फिर 2017 में 17, ये 2017 में पूछा गया था, फिर 20 तारीख वाले सेट में भी पूछा गया था, फिर 11 में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में है अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके लिए भी किताबों में भारी भरकम फार्मूले लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपको फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को? तो कह रहा है एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो मैंने कहा कोई धनराशि मान लेते हैं कितनी? 100 रुपया, और ये अपने की हुई होगी दोगुनी, तो दोगुनी हुई होगी तो कितनी हुई होगी? 200 हुई होगी, है ना? तो ऐसे में ब्याज कितना मिला होगा? तो आप बताएंगे ब्याज मिला होगा 100 रुपया, और ये 100 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिला है? तो आप बताएंगे ये मिला है 2.5 वर्ष में। तो 1 साल का कितना हुआ? दशमलव लगाया, जीरो ऊपर कर दिया, है ना? 25 चौकू 100, है ना? यानी कि 1 साल का कितना मिला होगा? 40 रुपया ब्याज रहा होगा, या बोल सकते हैं 40 यूनिट ब्याज रहा होगा। फिर इन्होंने दूसरी शर्त दी है क्या, कि कितने वर्षों में यह अपने आप की 42 गुनी हो जाएगी। अगर 42 गुनी होनी होती तो आप बताएंगे 100 में 42 का गुणा कर दो, तो इसका मतलब धनराशि कितनी हुई होती? धनराशि हुई होती 4200। कितनी रही होती? 4200। तो ऐसे में ब्याज कितना मिला होता? तो आप बताएंगे ब्याज मिला होगा, अगर 4200 में से 100 घटा दो जो कि मूलधन है, तो ब्याज मिला होता कितना? 4100। अच्छा, 1 साल में ब्याज मिलता कितना था? तो आप बताएंगे क्वेश्चन के अनुसार तो 40 मिलता था। तो ब्याज की दर तो सेम ही रही है ना, तो पर साल मिलेगा तो 40 ही। तो इसका मतलब इसे 4100 रुपए लेने में कितने वर्ष लग जाएंगे? तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 से इसमें भाग दे दो, तो 4 से भाग देंगे, 4 एकड़ 4, एक बचा, यहाँ पर एक नीचे आएगा, भाग जाएगा नहीं, पहले लगेगा जीरो, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंजे 20 दशमलव लगा के, यानी कि 102.5 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो 102.5 इसमें है, ए में। यही क्या हो गया? राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे ही आसान आसान मेथड अगर आपको सीखने हैं, ठीक है, तो आपको जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं टॉपिक वाइज, उन क्लासेस को भी एक बार देखना रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने उसमें लाभ और हानि स्टार्ट किया है, परसेंटेज पर हम लोग कुछ काम कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग उन क्लासेस को भी प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख डालिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो कह रहा है यदि कोई गाड़ी 1 सेकंड में 12 मीटर चल सकती है, तो 3 घंटे 45 मिनट में वह कितने किलोमीटर जा सकती है? समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गाड़ी जो है वो 1 सेकंड में जा सकती है 12 मीटर। तो इसका मतलब जो गाड़ी की चाल है, ठीक है, गाड़ी की चाल क्या है? तो आप बताएंगे ये है 12 मीटर प्रति सेकंड। ये कैसे है? ये है आपकी 12 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा बताइएगा कि वह 3 घंटा और 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो अब एक बात समझिएगा, चाल कैसे दी गई? मीटर प्रति सेकंड में। समय कैसे दिया गया? घंटे और मिनट में। तो हमें क्या करना है, इन सबको एक ही यूनिट में बदलना है। या तो हम चाल को क्या करें, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लें, समय को घंटे में बदल लें, या फिर चाल हम मीटर प्रति सेकंड में ही रहने दें, इस पूरे समय को क्या करें, सेकंड में बदल लें। तो पूरे समय को अगर सेकंड में बदलते हैं तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। हम इसी को बदल लेते हैं घंटे में, है ना। हमें क्या पूछा है, कितनी किलोमीटर जा सकती है। तो हमसे पूछिए दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो मैंने चाल लिखा 12, और ये 12 मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा हो जाएगा, इंटू 3 घंटा, है ना। अच्छा, 3 घंटा 45 मिनट, तो हमें क्या करना है, 45 मिनट को भी हम घंटे में बदल लेते हैं। 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए करेंगे 60 से गुणा। तो 60 से गुणा किया तो ये हो गया 15 3 45, 15 चौकू 60, यानी कि जो हमारा समय है वो लगा है 3 सही 3/4
4 घंटे, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 3 चौकू 12 और 3 15/4 घंटे। ये बात समझ में आई। अब हम इसे हल कर लेते हैं। अगर हमें निकालनी है दूरी, तो दूरी बराबर हो गया 12, मीटर प्रति सेकंड को बदल लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि 18/5 इंटू 15/4, ये समय है। इसे हल कर लो भाई। तो 5 से ये कट गया 3 बार में, और 4 3 12, ये कट गया 3 बार में, ठीक है। और ये हो गया 3 3 9, 18 निम्मा कितने होते हैं, 162, यानी कि 162 किलोमीटर जाएगी। ऑप्शन आपका कौन सा बना, बी वाला, ठीक है। ये आपका प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई 2011। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, यदि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकती हैं, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिन में कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा कर सकती हैं। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम लोग मेन रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं जिसमें व्यक्ति की इंडिविजुअल काम करने का समय दिया जाता है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जिसमें काम होता है बल्क में। जैसे ये वाला जो है वो बल्क में है, इसमें हमें इंडिविजुअल क्षमता किसी की नहीं पता। वो कह रहा है, और ऐसे जिसमें इंडिविजुअल क्षमता हमें नहीं पता होती, वो प्रश्न बनते कैसे हैं, तो वो प्रश्न बनते हैं कैसे, वो प्रश्नों के लिए आप सीधा लिख सकते हैं कि पहले वाक्य का गुणनफल, है ना। इस प्रश्न में आप सीधा लिख सकते हैं पहले वाक्य का गुणनफल, ठीक है। पहले वाक्य का गुणनफल, है ना, गुणनफल, ठीक है, बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल, ठीक है। जहां पहली बात खत्म हो जाए और दूसरी बात आ जाए, दूसरे वाक्य का गुणनफल, जो भी लिखा हो सबका गुणा आपस में करके लिख देना है। और यदि कोई काम दिया है तो हो जाएगा पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम, अगर काम की मात्रा अलग अलग है तो। और अगर समान ही काम किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है कि, अरे ये क्वेश्चन तो पीछे वाला निकल आया, कोई बात नहीं, हम लोग आगे कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन तो इस पर डिस्कशन चल रहा था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। क्या था आपका, यहाँ पर था आपका पहले वाक्य का काम, पहले वाक्य का गुणनफल, नहीं बन पाएगा इतने में, चलिए पहले वाक्य का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम, ठीक है, बराबर क्या होता है, बराबर होता है दूसरे वाक्य का गुणनफल, दूसरे वाक्य का गुणनफल, ठीक है, बटे होता है दूसरे वाक्य का काम, ठीक है, जब बल्क में लोग काम कर रहे हैं तो। अब इसमें पहले वाक्य का काम बनाओ भाई। कह रहा 8 महिलाएं, है ना, 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे, तो मैंने लिखा 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे, ठीक है, काम करके 20 दिन में एक काम को पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ से दूसरा वाक्य आ गया, तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिन में कितनी महिलाएं, तो जो राशि अज्ञात होती है उसे हम x मान लेते हैं, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि क्वेश्चन में x इस्तेमाल ना किया गया हो, ठीक है। कितनी महिलाएं उसी काम को पूरा करेंगी, तो काम की मात्रा समान है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी को आपको हल कर लेना है। तो इसे हल कर लो। देखो भाई, 0 से क्या हो गया, 0 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये कट गया, कितने बार में, 4 बार में, तो 8 चौकू 32 आ गया, बराबर किसके, x के। x आप जो निकाल रहे थे वही ये आंसर हो गया, ठीक है। तो कितनी महिलाएं, तो आप बताएंगे 32 महिलाएं, तो आंसर क्या हो गया आपका 32, ठीक। तो जो क्वेश्चन बल्क वाले होते हैं वो इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, तो कह रहा है कि 5 मजदूर, अब मुझे दोबारा से फार्मूला लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन है। कह रहा है 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिन में
12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इसका आधा काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले वाले की तरह बना लेते हैं। पहले वाक्य का गुणनफल बटे पहले वाक्य का काम बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे दूसरे वाक्य का काम, और जो अज्ञात राशि है उसे x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो कह रहा है 5 मजदूर, तो मैंने लिखा 5 मजदूर, है ना, दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक काम को 30 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, एक काम को 30 दिन में कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक काम को 30 दिन में कर लेते हैं, तो एक लिख दिया, ये एक काम है क्योंकि उधर आधा ही हो रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दिन में 12 घंटे काम करते हुए, है ना, 15 मजदूर, है ना, 15 मजदूर इसका आधा कार्य करने में कितने दिन लेंगे। तो कितने दिन लेंगे, तो दिन को क्या मान लेंगे, x, कितना काम करने में, आधा, तो आधा पहले एक कर रहा था तो आधा मतलब 1/2, और अगर 2 नीचे है तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। इसी को हल कर लो, देखो भाई 12 से क्या हो गया, 12 कैंसिल हो गया, 5 से ये कट गया आपका कितने बार में, 3 बार में, 3 से ये कट गया आपका कितने बार में, तो आप बताएंगे 10 बार में। ठीक है, अब ये वाला 2 जो है, ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ गुणे में पहुंचेगा ना, तो इस 2 से ये कट गया कितने बार में, 5 बार में, तो 5 बचा है x के बराबर, 5 बचा है किसके बराबर, x के बराबर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 5। क्या ऑप्शन में है कौन सा है, सी, तो ये आपका आंसर आ गया सी। ठीक है, चलिए 17 हम लोगों ने निपटा लिए हैं, आ जाते हैं किस पर, 18 पर। 18 क्या है, तो कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो बी को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2019 का है। देखो इसमें दरोगा भी शामिल है और कांस्टेबल भी शामिल हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या है। तो अब ये इंडिविजुअल क्षमता पर बना हुआ क्वेश्चन है, और इंडिविजुअल क्षमता वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एलसीएम मेथड से बनते हैं। तो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, कह रहा है 15 दिन में, और जबकि ए अकेला इस काम को कर सकता है कितने दिन में, कह रहा है 18 दिन में। तो कोई एक ऐसा काम सिलेक्ट करो जो 15 और 18 दिन में पूरा पूरा होता हो। तो आपने कहा ऐसे काम की मात्रा रही होगी 15 और 18 का एलसीएम यानी कि 90। तो अब अगर 15 ए प्लस बी 15 दिन में पूरा 90 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे, 15 से भाग दे दो तो 15 छंग 90। और अगर ए अकेला 18 दिन में करता होगा तो एक दिन में कितना करता होगा, तो आप बताएंगे 18 पंजे 90। अब एक बात समझो, अगर ए प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 6 यूनिट, और अगर ए अकेला काम कर रहा है तो एक दिन में कितना हो रहा है, 5 यूनिट। तो इसका मतलब ए कितना कर रहा होगा, तो आप बताएंगे ए का काम दोनों में से घटा दो, ए एक दिन में कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट। तो जब ए अकेला करेगा, सॉरी कौन, बी, तो जब बी अकेला करेगा तो काम कितने दिन में होगा, तो आप बताएंगे टोटल काम है 90 यूनिट और बी एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो टोटल काम कितने दिन में हो पाएगा, अकेले उससे 90 दिन में हो पाएगा। तो 90 क्या ऑप्शन में है, आप बताएंगे हाँ पहला ही है, तो यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न नंबर आ गया 19, कह रहा है कि 20 से 40 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी सभी भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाज्य संख्याओं का औसत, असल में ये क्वेश्चन हो गया आपका मिसप्रिंट। ठीक है, मिसप्रिंट क्या हुआ है इसमें, जहां तक है क्या होना चाहिए था, यहाँ पर अभाज्य संख्याएं होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अभाज्य संख्याएं। क्या भाज्य से आंसर नहीं आएगा, आप बताएंगे बिल्कुल आएगा, लेकिन फिर क्वेश्चन की प्रकृति ही बदल जाएगी, हो सकता है ऑप्शन में ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य कर लीजिएगा। अब आपको समझना रहेगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, ना तो 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम, वो कहलाती अभाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, और कोई ऐसी संख्या जिसका केवल एक ही फैक्टर हो वो तो कहलाएंगे ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो अब आप बताएंगे 20 से 40 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो क्या 21 अभाज्य संख्या है, आप बताएंगे नहीं, क्योंकि 21 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। देखो हमने अगर 21 लिया तो 21 के फैक्टर, फैक्टर मतलब जिन संख्याओं से ये विभाजित हो, तो किससे विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी, तो 2 से ज्यादा हो गए, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो
तो अब मैंने दूसरी संख्या चेक करी 22, 22 भी नहीं है, मैंने एक संख्या ले ली 23, तो 23 के देखेंगे तो एक फैक्टर 1 होगा और एक क्या होगा, एक 23 ही होगा, तो इसके कितने फैक्टर हैं, 2, यानी कि ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। तो आप बताएंगे 20 के बाद पहली अभाज्य संख्या पड़ेगी 23, फिर 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, फिर कितनी है, 29 होगी, फिर 30 भी नहीं होगी, फिर क्या होगी, 31 होगी, फिर 32 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, फिर क्या है, तो आप बताएंगे 37, है ना। फिर 38 होगी नहीं, 39 होगी नहीं, 40 होगी नहीं, 40 ही तक था। तो इतना आपको जोड़ के बताना है। और औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कितने हो गए, 1 2 3 4, तो पद कितने हो गए, 4, बस इन्हीं को जोड़ लो। तो अब इन्हीं को आप जोड़ लीजिएगा, तो देखो कितना बना आपका, कितना बना, तो आप बताएंगे इन सबको जोड़ो कितना बना। तो हम देखो ऐसे जोड़ सकते हैं, 9 और 1 हो गया 10, 3 13 और 7 20, ठीक है। तो 20 का कितना रहा, 20 का रहा 0 हासिल 2। हम देखो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 और 2 हासिल वाला कितना आ गया, 12 बटे 4। तो 4 से भाग दिया कितना आ गया, 30। तो राइट आंसर क्या रहा, 30। राइट आंसर क्या रहा, 30, ठीक है। यानी कि बी वाला आपका ऑप्शन हो गया सही, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, कह रहा 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। और अगर हमें औसत दिया गया है और हमसे पूछा लास्ट वाली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमें पहले इनका योग निकालना पड़ेगा। देखो 8 संख्याओं का जो औसत था, जो 8 संख्याओं का औसत था वो कितना था, वो था आपका 14। तो इनका योग क्या होगा, योग होगा 8 इंटू 14, ठीक है। तो 12 अट्ठे कितने होते हैं, 112, ठीक। फिर कह रहा और 6 संख्याओं का औसत, तो मैं 6 का योग निकाल लेता हूं, तो 6 का योग क्या हो जाएगा, तो 16 छंग 96, ये हो गया, ठीक है, योग। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकाले तो इधर संख्याएं बची हैं 2 और इनका योग कितना बचा, तो आप बताएंगे 4 उधर 12 उधर, कितना बचा 16। तो ये 2 संख्याओं का योग है 16। हमसे क्या पूछा है, औसत। अब बहुत सारे लोग इसी को आंसर मान लेंगे, तुरंत ही 16 लगा देंगे, नहीं बनेगा। ये तो योग है, हमें क्या निकालना है, औसत। तो 2 संख्याओं का योग अगर 16 है तो औसत क्या रहा होगा, 8। तो शायद राइट आंसर क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिस एट 20 सीरीज के जो 20 क्वेश्चंस थे उन पर आज हम लोगों ने डिस्कशन किया, और आपने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे प्रश्नों पर हम लोगों ने आज डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वाली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।